लेक्चर नंबर 7 है और जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटम जो है इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं, जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन, सो ऑन, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। तो हम इसमें एटम, मॉलिक्यूल, इसके अंदर एटम और उसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, जिसमें हमारे पास जे थॉम्सन है, विलियम क्रुक है, फैराडे है। मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। हम अपनी बुक के लिहाज से देखें तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन in 1877. Electron was discovered by J. Thomson in 1877. इसमें apparatus क्या यूज हुआ? Apparatus consist of डिस्चार्ज ट्यूब। अपरेटस इसमें जो यूज होता है वो है डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? गिलास ट्यूब फिल्ड विद अ गैस, अच्छा, इसमें गैस की जगह एयर भी लिखा जा सकता है, वेपर्स ऑफ सब्सटेंस भी लिखे जा सकते हैं। तो गिलास ट्यूब फिल्ड विद अ गैस हैविंग 2 electrodes and vacuum pump is called डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमें एक याद हो गया कि इलेक्ट्रॉन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया? जे थॉम्सन ने। इसके लिए अपरेटस क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक गिलास ट्यूब है जिसके अंदर गैस फिल होती है, यानी एयर या वेपर ऑफ ए सब्सटेंस, और इसी तरीके से उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और एक उसमें वैक्यूम पंप होता है जो कि प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उस ट्यूब को हम गिलास ट्यूब, उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। कुछ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ ये डायग्राम होगी कि हमारे पास ये एक ट्यूब है, गिलास की बनी हुई है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको हम कैथोड का नाम दे देते हैं, और एक इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम एनोड का नाम दे देते हैं। और इसमें वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप का काम ये है कि ये इसका गैस का प्रेशर एडजस्ट किया जाता है इससे, और इसमें गैस फिल है, एयर फिल है या गैस कोई भी फिल है या वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस फिल है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे से एक रेज जा रही हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। इन रेज को एक नाम दिया जाता है कैथोड रेज। तो हमें पता है कि इसके लिए वोल्टेज की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो हमें 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर इसमें ऑर्डिनरी प्रेशर जैसे हम 1 atm कहते हैं, अगर हम इसके अंदर एयर का प्रेशर 1 atm करें तो ये ट्यूब ग्लो नहीं करेगी। अगर हम इसका प्रेशर रिड्यूस करते करते वैक्यूम पंप के ज़रिए 0.01 टार पे ले आएं
0.01 टार पे प्रेशर जब लेके आते हैं तो हमारे पास जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं, यानी ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो करना शुरू कर देती है। हमें इससे ये पता चलता है कि जितनी भी गैसेज हैं वो ऑर्डिनरी प्रेशर पे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और लो प्रेशर यानी लो प्रेशर जब हम 1 atm से लो प्रेशर लाते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती हैं। जब हम ये प्रेशर 0.01 टार कर देते हैं तो यहाँ से एक रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, जिससे ये ट्यूब ग्लो करना शुरू कर देती है। जब हम प्रेशर इससे भी लो ले आएंगे, इससे भी लेस कर देंगे, तो हमें वाज़ह तौर पे एक रेज नज़र आएंगी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होंगी। उन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो इसको हमें कुछ पॉइंट जो ज़हन में रखने हैं कि डिस्कवर्ड किसने किया? जे थॉमसन ने। अपरेटस क्या यूज़ हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक गिलास ट्यूब है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, गैस होती है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और वैक्यूम पंप लगा होता है। और हमें पता है कि डिस्चार्ज ट्यूब है वो ऑर्डिनरी प्रेशर पे ग्लो नहीं करती। जब हम गैस का प्रेशर रिड्यूस करते हैं 1 atm से तो ये जो ट्यूब है वो ग्लो करना शुरू करती है। जैसे हमारे पास 0.01 टार पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक रेज नज़र आती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। बिलो दिस प्रेशर भी आप इन रेज को देख सकते हैं। इन रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम एक साइंटिस्ट स्टोनी है, उसने इन रेज को नाम कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, इस साइंटिस्ट ने इसको ये नाम दिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से बाद में पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखें तो हमें पहले पता है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये अगर हम 2 पोल बना लें, ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो कैथोड रेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो बिल्कुल सीधी जाएंगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे पता चलता है कि कैथोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। एक तो ये पता चला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, सॉरी। एक प्रॉपर्टी पता चली कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, कैथोड रेज को हम पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। कैथोड रेज आर कॉल्ड पार्टिकल्स। इनको हम पार्टिकल्स का नाम भी दे सकते हैं। पार्टिकल्स कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनके रास्ते में अगर हम स्मॉल पैडल व्हील रख दें, एक स्मॉल पैडल व्हील अगर हम इनके रास्ते में लगा देते हैं तो ये स्मॉल पैडल व्हील जो है वो गोज ऑन रोटेटिंग। जब कैथोड रेज स्मॉल पैडल व्हील से टकराती हैं, स्मॉल पैडल व्हील मूव करना शुरू करता है, जिससे पता चलता है कि इनका कोई मास भी है, इनकी कोई वेलोसिटी भी है, और लाजमी बात है मास और वेलोसिटी होगी तो ये मोमेंटम भी है। इसलिए कैथोड रेज आर पार्टिकल्स। कैथोड रेज को आप पार्टिकल्स का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम आए तो कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करती हैं? जब इनके रास्ते में एक गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये कैथोड रेज के रास्ते में रख दिया जाता है तो ये इसका शेडो प्रोड्यूस करती हैं। जब इसका शेडो पीछे बनना शुरू हो जाता है तो इससे साबित होता है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट मूव करती है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक तो हमें यह भी पता चला। नंबर 4 हमारे पास ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड पॉजिटिव पोल, इसी तरीके से दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ये डिफ्लेक्ट करेंगी। नंबर 5,
दे कैन आयोनाइज गैसेस, इनकी ये भी प्रॉपर्टी है कि ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। दे कैन आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज भी कर सकती हैं। कैथोड रेज की एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, जब ये गैसेस को आयोनाइज करती हैं तो लाजमी बात है गैस के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जैसे H2 है, इसको आयोनाइज करेंगी तो ये हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेंगी, खुद ये रिड्यूस होंगी, तो दे हैव रिड्यूसिंग अफेक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग अफेक्ट रखती हैं। नंबर 7, दे कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज, they can produce X-rays when they fall on heavy metal anode। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एनोड लगा दिया जाए जिसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा हो, तो फिर ये जैसे ही कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी तो वहाँ से एक नई रेज एमिट होंगी जिनको हम एक्स रेज का नाम देंगे। तो दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज, ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती हैं। नंबर 8, ये इनका पेनिट्रेशन अफेक्ट भी है, ये जैसे अल्मुनियम है या गोल्ड है, ये इन दोनों में से, इनकी बारीक फॉइल में से पेनिट्रेट कर जाती हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन फॉइल ऑफ अल्मुनियम एंड गोल्ड। इसी तरीके से इनका हीटिंग अफेक्ट भी होता है। जब ये प्लैटिनम से टकराती हैं तो प्लैटिनम से टकराने के बाद वहाँ से एक नई टकराने के बाद प्लैटिनम ग्लो करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है ये हीटिंग अफेक्ट रखती हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब टकराएं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो राइज कर देती हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि जो E/m वैल्यू जे थॉमसन ने फाइंड की थी, बाद में पता चला कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है, इसलिए इन कैथोड रेज को फिर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके सामने डिस्कस की उनको एक दफ़ा फिर रिकॉल कर देता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, क्योंकि ये रीडिंग टाइप पोर्शन है, इसको याद करने वाला पोर्शन है, बच्चे को गो थ्रू कराना होता है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझाया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया कि कैथोड रेज को आप पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके रास्ते में अगर एक छोटा सा पैडल व्हील रखा जाए तो ये उससे टकराती हैं और छोटा पैडल व्हील जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि इनका मास भी है, वेलोसिटी भी है और मोमेंटम भी है, इसलिए इनको पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इनके रास्ते में अगर एक ओपैक ऑब्जेक्ट, जिसे हम गैर शफाफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो रख दिया जाए तो ये उसका शेडो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे साबित होता है कि ये स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। इसी तरीके से जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी चार्ज बॉडी अगर होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, तो दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से जब ये किसी गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देती हैं। दे कैन आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज कर देंगी। इसी तरीके से ये जब किसी गैस से टकराती हैं, आयोनाइज कर देती हैं, तो उसको ऑक्सीडाइज करती हैं, लेकिन इनके अपने ऊपर भी एक चेंज आता है, जिसे हम कहते हैं कि दूसरों को तो ये ऑक्सीडाइज करती हैं, खुद के ऊपर अफेक्ट आता है, रिड्यूसिंग अफेक्ट। तो दे हैव रिड्यूसिंग अफेक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि दे कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज, दे कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज, ये एक्स-रेज प्रोड्यूस करती हैं कि जब ये हैवी मेटल एनोड, ऐसा एनोड जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, वो यहाँ लगाया जाए तो ये यहाँ से टकराने के बाद एक नई रेज एमिट होती हैं, जिनको हम एक्स-रेज का नाम देंगे। ये इसी चैप्टर में हम दोबारा ये एक्स-रेज का टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये अल्मुनियम या गोल्ड है, इसकी बारीक फाइल है, उसमें से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसी तरीके से ये अगर प्लैटिनम के ऊपर टकराती हैं तो प्लैटिनम जो है वो ग्लो करना, वो प्लैटिनम जो है वो हीट अप हो जाता है, तो ये बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद उसका टेम्परेचर राइज कर देती हैं। और इनकी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कुछ और सवाल जैसे इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो पॉइंट नंबर 1 आपको पता है कि व्हेन दे आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव पोल, ये लिखना होता है। प्रूव दैट कैथोड रेज आर पार्टिकल्स, तो पॉइंट नंबर 2 लिखना होता है
कि इनके रास्ते में अगर एक स्मॉल पैडल व्हील रखा जाए तो स्मॉल पैडल व्हील जो है वो घूमना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि इनका मास है, वेलोसिटी है और मोमेंटम भी होगा। इसी तरीके से आता है कि प्रूव दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये है कि इनके रास्ते में अगर एक गैर शफाफ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो गैर शफाफ ऑब्जेक्ट का ये शेडो प्रोड्यूस करती हैं, उसका शेडो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। इसी तरीके से ये वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर अगर आपसे कोई पूछ ले कि यार ये वोल्टेज की वैल्यू की रेंज आपने जो लिखी है ये कैसे अफेक्ट होगी, तो एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अगर हम इसके अंदर कितनी वोल्टेज चाहिए ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द ट्यूब के ऊपर और प्रेशर इनसाइड द ट्यूब के अंदर। अगर सपोज करें अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसमें गैस का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, ऑर्डिनरी प्रेशर से तो लो ही होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, जितना प्रेशर कम करते जाएंगे वोल्टेज इतनी कम देनी पड़ेगी, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा इतनी ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। इस तरीके से ये टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट होता है।